Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व किए थे। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थ्योरी क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो चुके हैं अब यहाँ पे। तो व्हाई आर द कर रोड्स आर बैंक? जो कर रोड्स है उसको बैंक क्यों दिया जाता है? देखिए, अगर नॉर्मली व्हीकल सर्कुलर मोशन पे अगर मूव करती है, चलो ये व्हीकल है मान लीजिए सर्कुलर मोशन पे मूव कर रही है, तो उसे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें तो पता ही है सेंटर की तरफ एक्ट होने वाला कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा वो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट, क्या बोल सकते हैं हम इसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्या हो जाएगा, देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा? उसको प्रोवाइड करेगा, मतलब बैलेंस करेगा। किससे बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स को। लेकिन जब अगर कर रोड पे जाते हैं हम, कर रोड पे मोशन परफॉर्म करता है, तो कर रोड पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है? हेवी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी क्या हो सकती है? स्किड हो सकती है। टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन फोर्स और टू मिनिमाइज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं हम उसे? टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स वी आर गिविंग बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड देना क्यों जरूरी है? टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमें इंक्रीज करना है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करना है, तो हम क्या देते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड देना जरूरी है। जैसे कि if car roads is not banked, then necessary centripetal force is provided by the friction. Okay, अभी देखा था हमने, which is not reliable in few conditions. कुछ conditions में वो reliable नहीं रहेगा, जिसकी वजह से गाड़ी स्किड हो सकती है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। Therefore, the force banking रोड इज बेस्ट अरेंजमेंट फॉर अ व्हीकल ट्रेवलिंग और फिक्स्ड स्पीड। सर्कुलर मोशन, जैसे कर रोड पे अगर कोई मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसे बैंकिंग ऑफ रोड देना जरूरी है। आपने भी देखा होगा कहीं पे भी अगर रोड कर्व है तो वहां पे बैंकिंग दी जाती है, तो आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब भी रोड आपको कर्व दिखे तो देखना उस पे कि बैंकिंग ऑफ रोड दी गई है कि नहीं। अगर बैंकिंग ऑफ रोड दी गई है तो वहां पे कौन कौन से व्हीकल मूव करते हैं? टू व्हीलर मूव करता है, फोर व्हीलर मूव करता है, या फिर बड़ी गाड़ी मूव करती है उसमें से। तो वहां पे बैंकिंग ऑफ रोड सबके लिए दिया जाता है, मतलब ये फिक्स है, ठीक है ना। बैंकिंग ऑफ रोड किसका है? कोई भी मास इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड देना जरूरी क्यों है? टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स और टू मिनिमाइज द centrifugal force. When road is banked on horizontal component, the normal reaction provided necessary centripetal force. अगर रोड होरिजेंटल होता है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें बैंकिंग ऑफ रोड देना जरूरी है, वरना गाड़ी स्किड हो सकती है। अगर गाड़ी स्किड होगी तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप ये भी पॉइंट नोट आउट कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ी क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस। तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होने की गाड़ी जो अपनी व्हीकल है वो क्या हो जा सकती है? व्हीकल विल स्किड। क्या हो सकता है? व्हीकल स्किड हो सकता है, और स्किड अगर व्हीकल होगा तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव बैंकिंग ऑफ रोड, इट्स अ नेसेसरी। हेलो क्लास, जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिसे हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज का, डू वी नीड अ बैंक रोड फॉर टू व्हीलर? एक्सप्लेन। टू व्हीलर के लिए बैंक रोड देना जरूरी है क्या? तो जनरल अगर हम देखेंगे, कंसेप्चुअल हम बाद में जाएंगे, पहले जनरली देखिए। जब हमने डेरिवेशन निकाला था बैंकिंग ऑफ रोड का, क्या तभी हमने ऐसे सोचा था कि ये बैंकिंग ऑफ रोड सिर्फ फोर व्हीलर के लिए है, ठीक है, या फिर मास पे डिपेंड करती है? क्योंकि ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। डजंट मैटर वहां पे टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, एट व्हीलर है या 10 व्हीलर है, डजंट मैटर। जो मास से इंडिपेंडेंट होने की वजह से वहां पे बैंकिंग ऑफ रोड, वहां पे मास डिपेंड नहीं करता बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या है डियर स्टूडेंट्स? वहां पे क्या करते हैं हम? इनर एज को आउटर एज से थोड़ा ऊपर उठाते। इनर एज को क्या करते हैं? आउटर एज को इनर एज से क्या करते हैं? हम थोड़ा ऊपर उठाते हैं, ताकि वो थोड़ा ऊपर उठने की वजह से वहां पे कुछ एंगल आ जाए, थीटा। अब जो बैंकिंग ऑफ रोड दिया जाता है वो क्यों होता है? अगर चलो मान लेते हैं कि टू व्हीलर वहां से जा रही है, टू व्हीलर वहां से जा रही है, टू व्हीलर जा रही है यहाँ से, ठीक है। अब टू व्हीलर अगर यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो उसको फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो बाहर तरफ लगेगा, और जो इनर सरफेस लगेगा वो कौन सा लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स
लगने की वजह से इस पर, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या करता है, टू मिनिमाइज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टू मैक्सिमाइज द सेंट्रीपिटल फोर्स। टू ओवरकम द फ्रिक्शन वी इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी क्या करते हैं हम बैंकिंग ऑफ रोड देते हैं। इट इज नेसेसरी, यस, व्हाई नॉट, वी हैव टू गिव इट, हमें देना ही पड़ेगा, यस, टू व्हीलर के लिए भी हम बैंकिंग ऑफ रोड देना जरूरी है, टू मिनिमाइज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो यहाँ पे कुछ, वहां पे देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन व्हीकल मूव्स ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं, आंसर लिखना होगा तो, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द व्हील्स एंड रोड इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके गॉट इट, बट द फ्रिक्शन फोर्स समटाइम्स लाइक द ड्यूरिंग रेन एंड इट इज ऑयली, उसकी वजह से स्किड हो जाती है गाड़ी, और स्किड होने की वजह से हमें एक्सीडेंट भी हो सकता है। टू मिनिमाइज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी प्रोवाइड द बैंकिंग ऑफ रोड, उसको ये करने के लिए हम बैंकिंग ऑफ रोड देते हैं। तो यहाँ पे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, डजंट मैटर, हमको बैंकिंग ऑफ रोड देना जरूरी है। आपने मोटो जी के अगर रेसेस देखे होंगे तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा, या फिर आपके एरिया में कोई भी कर्व रोड हो जिसपे व्हीकल ज्यादा होती हो तो वहां पे भी देख सकते हैं, वहां पे भी कर्व रोड है, वहां से भी टू व्हीलर जाते हैं, फोर व्हीलर जाते हैं, और कभी कभी बड़ी ट्रक भी वहां से निकल जाती है। तो बैंकिंग ऑफ रोड सबके लिए है, टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन फोर्स और टू इंक्रीज द टू इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन अभी है, व्हाट फैक्टर डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सम फैक्टर। कुछ इंडिपेंडेंट है क्या फैक्टर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हमें पता है डियर स्टूडेंट्स वहां पे फार्मूला, द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L cos θ by g, याद है सबको, हमने डेरिवेशन से साथ निकाला था। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया 1/T 2π√G by L cos θ। यहाँ पे क्या हुआ, हम कोनिकल पेंडुलम इस तरह से रहता है, ये रिजिड सपोर्ट, ठीक है, उसको यहाँ पे हमने कोनिकल पेंडुलम डाल दिया इस तरह से, और ये हमारी लेंथ हो गई L, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, कोन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हो गया हमारी हाइट हो गई, ये हमारा लेंथ हो गया, ये जो एंगल थीटा बन गया, और ये जो बन गया हमारा रेडियस बन गया। तो रेडियस बन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास रिलेशन बन गया R = L sin θ, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मतलब L की जगह हम L sin L की जगह हम R भी पुट कर सकते हैं, मतलब ये डिपेंडेंट अपॉन R भी है। तो इंडिपेंडेंट किस फैक्टर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट फैक्टर यहाँ पे मास नहीं है डियर स्टूडेंट, क्या नहीं है यहाँ पे, मास नहीं है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं द फ्रीक्वेंसी, जो भी है फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। मास पे डिपेंडेंट है क्या डियर स्टूडेंट्स, ये मास पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो हुआ, हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम में, वो किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं है, मास के फैक्टर पे डिपेंड, बाकी सब फैक्टर यहाँ पे आ जाएंगे। हम एच के फॉर्म में भी इसको रख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ मास पे डिपेंडेंट नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्राइविंग अनबैंक्ड रोड पे, जो हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर वो ड्राइविंग कर रहा है तो उसे लीन होता है। लीन कहाँ होता है, वर्टिकल से लीन होना पड़ता है। मतलब कैसे, देखिए स्ट्रेट है उसका पोजीशन, जब वो लीन होगा तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। अगर लेफ्ट टर्न ले रहा है तो इस तरफ होगा, राइट टर्न ले रहा है तो इस तरफ होगा। अब वो लीन क्यों होना जरूरी है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप व्हीकल पे अगर टू व्हीलर, बाइसिकल या कुछ भी ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपका भी थोड़ा कर होता, या फिर आपने मोटो जी के रेसेस देखे होंगे, जो रेस होती है वहां पे भी वो बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं रोड पे, है ना, इस तरह से वो लीन हो जाते हैं, यानी रोड को जैसे टच करने का उनकी पोजीशन हो जाता है। तो क्यों होता है डियर स्टूडेंट, देखिए, चलिए मान लीजिए कि ये बाइसिकल है हमारी, जो ऐसे परफॉर्म करते हुए मोशन आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, वो इस तरफ लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रहा है, और mg क्या लग रहा है, डाउनवर्ड। जो नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, mg को बैलेंस कर देगा। मान लिया चलो mg को बैलेंस कर दिया, अब सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। वो क्या करेगा, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी लग रहा है उसको हम बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, फ्रिक्शन फोर्स। बट क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा है, बट कुछ केसेस में फ्रिक्शन फोर्स वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर वो ज्यादा हो गया फ्रिक्शन फोर्स, कर्व रोड पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो गाड़ी स्किड भी हो सकती है, बाइसिकल स्किड भी हो सकती है। या फिर ये बोल सकते हैं हम, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो इसे टॉर्क लगा रहा है यहाँ पे,
क्या लगा रहा है यहाँ पे, टॉर्क लगा रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए हमको थोड़ा लीन होना पड़ेगा। काउंटर करने के लिए क्या होना पड़ेगा, जैसे गाड़ी मूव करते हुए आ रही है, उसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लीन होना पड़ेगा। अगर लेफ्ट टर्न ले रही है तो गाड़ी है ना, टू व्हीलर बाइसिकल क्या कर रही है, लेफ्ट टर्न ले रही है, तो मुझे लेफ्ट टर्न को थोड़ा लीन होना पड़ेगा टू ओवरकम द फ्रिक्शन फोर्स जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हम कैसे, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, होप मैं करता हूं कि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। क्या हुआ यहाँ पे यही हो रहा है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि उसकी वजह से जो काउंटर जो लग रहा है हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज है ना, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, उसको काउंटर अटैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा। ठीक है, चलो, द वेट ऑफ द राइडर एंड द बाइसिकल W एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तो मानते हैं आप कि उसको वेट एंड वो नीचे लगने वाले। द फोर्स N ऑफ द रोड एक्ट्स वर्टिकली, नॉर्मल फोर्स जो एक्ट वर्टिकली बिलो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, जो नॉर्मल फोर्स बैलेंस्ड बाय mg, वो तो पता ही है आपको। एंड द फ्रिक्शन फोर्स F ऑफ द रोड एक्ट्स हॉरिजॉन्टली टू द लेफ्ट। ओके, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लेफ्ट में लग रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली के। अब ये जो क्या कर रहा है यहाँ पे, ड्यूरिंग टर्निंग द नेट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लग रहा है हमें, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है हमें डियर स्टूडेंट, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको मिनिमाइज करने के लिए, वो फ्रिक्शन फोर्स को हम मिनिमाइज करने के लिए, टू काउंटर क्लैक द साइक्लिस्ट, लेफ्ट को उसको लीन होना जरूरी है, उसको लीन करना जरूरी है। बट द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस द क्लॉकवाइज टॉर्क, और एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करने को उसको लीन करना जरूरी है। क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं पॉज करके भी। ठीक है, इसको बस ए प्रोड्यूस द कैंसल द, उसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा लीन होना जरूरी है टू द राइट। अगर हम राइट लेफ्ट टर्न ले रहे तो लेफ्ट को, राइट टर्न ले रहे तो राइट को, ये याद ध्यान में रखिए, राइट टर्न को राइट को, लेफ्ट को हम लीन होना थोड़ा कंपलसरी है, क्योंकि अगर नहीं लोगे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, गाड़ी स्किड होगी और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन, ये हमने अच्छे से देखा था। बट कोनिकल पेंडुलम का जो एक्सप्रेशन था, कोनिकल पेंडुलम किस तरह से रहता है, ठीक है, ये हुआ हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक्सप्रेशन हमने अच्छे से देखा था। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, गोल गोल घूमता है वर्टिकल सर्कल में, राइट। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमने लिए थे। ठीक है, मैं सबको ही बताऊंगा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो कुछ पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे, और उसको डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन लिखोगे आप तभी पता चलेगा कि उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, गोल गोल घूम रहा है, इसको हम डिराइव करने वाले। ठीक है, ये फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले। मान लीजिए कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m, ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी मूव कर रहा है इन सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r, सर्कुलर मोशन के वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऑफ रेडियस r, हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया। T इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, T जो लग रहा है यहाँ पे टेंशन लग रहा है, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। उसके बाद जो फोर्सेस एक्टिंग है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, देखिए यहाँ पे T को हमने डिस्क्राइब किया, T इज अ टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा कैसे लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, इसको लिख सकते हैं हम अवे फ्रॉम बॉडी। ठीक है, mg कैसे लगने वाला है यहाँ पे, mg ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो फोर्स लग रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा लग रहा है, fcp, कौन सा लग रहा है यहाँ पे, fcp क्या है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस mv² बाय r। चलिए, आपको फोर्स से पता चल गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं हम। ये पॉइंट जो है ऊपर वाला, उसको हम नाम देते हैं a, अपर मोस्ट पॉइंट को, लोअर मोस्ट पॉइंट को हम नाम देते हैं b, और ये जो मिड वे पॉइंट है डियर स्टूडेंट, उसको नाम देते हैं c, और यहाँ पे है d। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी इधर सी दे, इधर डी दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, आप जिसको देना चाहते दे सकते हैं। मैंने इस तरह से इसको दिया है क्योंकि आपकी बुक में भी इस तरह से लिखा हुआ था। चलो नेक्स्ट जो डियर स्टूडेंट, अभी हमने इसको नोमेनक्लेचर किया था, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको, डिस्क्राइब किया था अच्छे से। ये पॉइंट हमारा ए हुआ, ये पॉइंट हमारा बी हुआ, और ये पॉइंट हमारा सी हुआ। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन हमारा जो हुआ था, इसके बाद हमें क्या करना है, सीधा पॉइंट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। अब क्यों पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे,
आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो प्लीज ये जो वीडियो लेक्चर है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिस्क्राइब किया है और उसको लेंदी तरीके से बताया है, कंसेप्चुअली बताया है कि क्यों टेंशन टी इन द टेंशन अपर मोस्ट पॉइंट पे 0 होता है। अभी इस क्वेश्चन में हमें पूछा नहीं है कि क्यों टेंशन 0 होता है, हमें बस सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फ्री बॉडी निकालते हैं पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ए है हमारा, ठीक है। इसको फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। सबसे पहला mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद क्या लगने वाला है यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, और साथ साथ क्या लगने वाला है FCP इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस, क्योंकि एक ही एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो जो एक्सिस के अलोंग फोर्स लेने वाले वो सारे फोर्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से फोर्स है यहाँ पे देखिए, तो क्या करेंगे हम, जो नीचे है उसको सब प्लस में ले लेंगे, T प्लस mg प्लस FCP इज इक्वल टू 0। क्यों 0 ले लिया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ऊपर फोर्स कोई भी नहीं है। अगर ऊपर फोर्स रहता होगा तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 0 नहीं लेते, उसको वो वैल्यू लेते। यहाँ पे फोर्स ऊपर वाला 0 क्यों लिया है? क्योंकि ऊपर फोर्स एक भी यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। देखा ऊपर कोई फोर्स है क्या? ओके गॉट इट, चलो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फार्मूला लिख देंगे। अभी ये टेंशन कहाँ का है? पॉइंट ए का है, ठीक है। तो पॉइंट ए का टेंशन लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस mg, मास एक ही है, g सेम रहता है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगा, mv²/r। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा v a? क्योंकि टेंशन a से लग रहा है, इसकी वजह से। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ta प्लस mg माइनस mva² डिवाइडेड बाय r। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। चलो उसको भेज दिया, टेंशन निकालते हैं हम। टेंशन इन द स्ट्रिंग a इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, mva² डिवाइडेड बाय r माइनस mg। लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे mv² बाय r इस साइड गया तो पॉजिटिव बन जाएगा, और mg इस साइड गया तो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। चलो यही हमने डिस्क्राइब किया था, ये भी यहाँ पे भी आ गया, देखो आ गया, हमने इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया हमने। चलो आगे चलते हैं, आपको इतने तक समझ में आया होगा होपफुली। अब क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो अपर मोस्ट पॉइंट पे वो 0 हो जाता है, ठीक है। चलो 0 कर लिया हमने इसको, तो 0 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे यहाँ पे, mva² डिवाइडेड बाय r माइनस mg इधर चला गया, पॉजिटिव बन जाएगा, mg इज इक्वल टू mva² बाय r। mm गेट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो va² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, rg। तो va इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, √rg। ये क्या हो गई हमारी सबसे स्पीड, मिनिमम स्पीड हो गई, ठीक है। v मिनिमम एट अपर मोस्ट पॉइंट, v मिनिमम क्या, एट अपर मोस्ट पॉइंट। अपर मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, v मिनिमम हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो हम जाने वाले अगले पॉइंट ए से सी तरफ जाएंगे, जब पॉइंट ए से सी तरफ जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आने की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट तो यहाँ पे हम पॉइंट सी की तरफ जाने वाले, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंजर्व हो जाएगी, ठीक है। अब टोटल एनर्जी कंजर्व होने की वजह से हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉब इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज कंजर्व। यहाँ पे पॉइंट पे लिख देते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है हमारा, ये सी पॉइंट है हमारा, और ये बी पॉइंट है। आप चाहे तो एक से डी की तरफ जा सकते हैं, या फिर ए से सी की तरफ जा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं सी से ले रहा हूं, आप डी से भी ले सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ सी की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जा रहा है यहाँ पे पॉइंट सी और डी। तो यहाँ पे क्या फ्री बॉडी डायग्राम निकालना जरूरी है सबसे पहले, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम निकाल लेते हैं। तो क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम निकालने से हमको फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, फोर्सेस यहाँ पे लगते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, mg ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस साइड जो फोर्स लग रहा है डियर स्टूडेंट्स क्या लग रहा है यहाँ पे, टेंशन और FCP लग रहा है, राइट, टेंशन और FCP। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम का जो फोर्सेस रिजोल्यूशन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन, बस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि टेंशन इक्वल टू FCP हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया था, किस तरह से सॉल्व किया था आपने भी देखा था। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, FCP के इक्वल हो रहा है, बस यही देखना था आपको। अब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे लगाना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की चेंज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से चेंज हो, ठीक है ना। जब भी ये कंसेप्ट याद रखिए, जब भी वेलोसिटी आती है डियर स्टूडेंट, तो काइनेटिक एनर्जी आना बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, और जब भी हाइट चेंज हो जाती है तब क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ये दो अगर कंसेप्ट आपको याद है तो आप अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब टोटल जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है,
कि काइनेटिक टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी और डी। अगर आप सी की तरफ गए तो सी, डी की तरफ गए तो डी। मैं तो ले रहा हूं सी से, तो मैं डी कट कर दूंगा यहां पे। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और के फॉर्म में, यहाँ पे डी के फॉर्म में लिखना चाहिए तो आप डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, सफिक्स चेंज हो रहा है, सी को छोड़ के यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, डी आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये जो वी ए के पास है वेलोसिटी वी ए और सी पे वेलोसिटी वी सी है, क्योंकि मैं सी की तरफ से जा रहा हूं। अब डी डी रख सकते हैं यहाँ पे, डी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या आती है हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, आपने देखा ही है। ठीक है ना, हाफ एम वी ए स्क्वायर, वी ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स, हाफ एम वी सी का स्क्वायर। राइट, गॉट इट, इतना तो पता चल गया आपको। ओके, चलो आगे मूव कर लेते हैं हम। तो आगे मूव करने के बाद हमें क्या पता चला कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हमको क्या करना है, रखना है वहां पे। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को रख सकते हैं, तो रख देंगे यहाँ पे। चलो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हमने रख दिया, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को हमने यहाँ पे रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को रखने के बाद हमारे पास क्या आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। राइट, गॉट इट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला है हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। स्टार्ट कहां से हो रहा है डी स्टूडेंट्स, पॉइंट स्टार्ट कहां से हो रहा है, पॉइंट ए से ही स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से स्टार्ट होगा तो उसका वहीं पे डिस्टेंस कितना आएगा, 0। चलो आगे मूव करते, हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एम जी एच। अब देखिए यहां से नीचे कितना जा रहा है, वो यहां तक क्या डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है। अब नीचे जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे हम हाफ एम ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर माइनस एम जी आर। रख दिया यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे तक नहीं होगी? अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उसके सॉल्व करके आपको उसका आंसर बता दूं। ठीक है, अब मूव करते हैं, हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो हाफ एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस से इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी आर। ओके, गॉट इट। तो हमने वी ए कितना निकाला था, हमने निकाला था वी ए निकाला था हमने कितना निकाला था डियर स्टूडेंट्स, अंडर आर जी। तो आर जी रख देंगे यहाँ पे स्क्वायर के साथ, और एम जी आर यहाँ पे बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, हाफ को हाफ रख देंगे, एम वी सी स्क्वायर को एम वी सी स्क्वायर रख देंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। तो 3 एम जी आर बाय 2 गेट कैंसल, एम गेट कैंसल। तो वी सी स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास, वी सी स्क्वायर इक्वल टू 3GR, और वी सी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 3GR। ये हमारी वेलोसिटी हो गई डियर स्टूडेंट्स सी पॉइंट पे। आप डी पॉइंट का भी कर सकते हैं, इसी तरह से आपको डी पॉइंट का भी करना है। बस यहाँ पे सफिक्स चेंज हो जाएगा, और वो तो आर ही आने वाला है ना, ये तो माइनस आर ही आने वाला है, वो तो चेंज थोड़ी होने वाला है, माइनस आर ही आएगा। अब मूव करते हैं हम बी पॉइंट की तरफ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉइंट बी पे निकालने के लिए आप सीधा ए से बी की तरफ जा सकते हैं, या फिर सी से बी की तरफ जा सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, कहां से भी जा सकते हैं। जब आप ए से बी की तरफ जाओगे ना, तो ए आर और ए आर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और यहां पे जाएगा तो सिर्फ आर बन जाएगा। बस इतना चेंज आने वाला है वहां पे। चलो आगे मूव कर लेते हैं हम पॉइंट बी पे। तो बी पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें वो लगाना नहीं है, बट अगर आपको लगाना है तो फ्री बॉडी डायग्राम आपके कन्वीनियंस के लिए आप लगा सकते हैं। मैं लगाऊंगा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। या फिर और में हम लिख सकते हैं उसको,
डी के सफिक्स, और यहाँ पे हम वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर लेंगे, वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू, ठीक है, और वेलोसिटी एट बी इक्वल टू, आप डी से जाना चाहते हो तो डी से बी की तरफ जा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो वहां पे लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना है हमारे पास, हाफ एम वी सी स्क्वेयर, और काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या आ जाएगा डी स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाफ एम वी बी का स्क्वेयर, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट, वेरी गुड, बी। मेरे साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। फिजिक्स को हल्के में मत लीजिएगा, फिजिक्स कैसा है कि आज याद आता है तो कल याद नहीं आता है, आपको वो प्रैक्टिस से अपने रेगुलर लाइफ में लाना होगा उसको, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ एम वी सी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी सी, स्टार्ट कहां से हो रहे हैं हम, सी से, जहां कहा रहे हैं बी से, तो उसी स्टार्ट पॉइंट से उसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो गई, एच इक्वल टू जीरो तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम जी एच। अब एच कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, आर नीचे जा रहा है तो नीचे जाने की वजह से निगेटिव आ जाएगा, सेम वही प्रोसीजर है, सेम टू सेम वही करना है, तो क्या डिफिकल्टी है इसमें, आपको बस वही रिपीट करना है, और रिपीट करने की वजह से आपको वो याद भी आ जाएगा, माइनस एम जी आर निकालना क्या है हमें, वी बी निकालना है, तो वी बी को हम इधर रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ एम वी सी स्क्वेयर प्लस हो जाएगा यहाँ पे एम जी आर, तो वी सी स्क्वेयर हमने निकाला था कितना था हमारे पास, ठीक है, अंडर रूट 3rg, तो 3gr यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे mgr हो गया, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा हाफ एम वी बी स्क्वेयर। तो हमारे पास हाफ एम वी बी स्क्वेयर कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाफ, ठीक है, तो कितना यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 3 5, यहाँ पे कितना है 5 mgr, mm गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, तो वीबी कितना है डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, वीबी इज इक्वल टू कितना आया 5gr, और यहाँ पे वीबी इक्वल टू कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट 5gr। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है एट पॉइंट बी, हमने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी टेंशन भी निकालना है, तो टेंशन हमने निकाला था स्टार्टिंग में, निकाला था टेंशन टी ए और टी बी, तो टी ए और टी बी हम 2 पॉइंट पे टेंशन निकालेंगे, हाईएस्ट और लोएस्ट का, वेलोसिटी मिनिमम है तो टेंशन वहां पे मिनिमम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वहां पे टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा, उस हिसाब से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो डियर हमें टेंशन निकालना है, तो सारा पॉइंट हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया अभी वेलोसिटी का, अब टेंशन निकालेंगे, ये पॉइंट हो गया हमारा, ये बी पॉइंट हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा टू मिनिमाइज द वेलोसिटी, और यहाँ पे v मिनिमम है तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। चलो फ्री बॉडी डायग्राम एट पॉइंट ए पोजीशन ले लेते हैं हम, यहाँ पे पोजीशन ए ले लिया हमने, तो ए पे अगर हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाली तो एम टी टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, एफ सी पी नीचे लग रहा है सेंटर की तरफ, और जो एम जी है वो भी क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, पॉइंट ए की वजह से यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टी ए लिख लेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एफ सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर कोई फोर्स नहीं है इसलिए इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो टी ए इक्वल टू टी ए प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जी माइनस एम वी ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो टी ए इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, एम वी ए स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाने के बाद, और एम जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्या हुआ, टी ए इक्वल टू वी ए की वेलोसिटी हमने निकाला था कितना था, अंडर रूट आर जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, एम जी आर, राइट, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एम जी आर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम जी, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, चलो डिविजन अभी क्या लेते हैं हम, टी ए लेते हैं, यहाँ पे टी ए इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, एम वी ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम जी, ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 1, ओके, इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद हमारे पास इक्वेशन, अब पॉइंट बी जो पोजीशन होगी हमारी वो 2 हो, बी वाली होगी, तो इस पोजीशन पे हम फ्री बॉडी डायग्राम निकाल दें, तो एम जी इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
पॉइंट बी है सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और टेंशन जो है अवे फ्रॉम द बॉडी लग रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो एफ सी पी और टेंशन किस पॉइंट पे है, यहाँ पे बी पॉइंट पे है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी। तो टी बी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास एम जी माइनस एफ सी पी, राइट। तो टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास एम जी माइनस, और ये माइनस आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसलिए वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव एम वी स्क्वायर बाय आर। पॉइंट बी का है तो पॉइंट बी रख देंगे यहाँ पे। चलो सब्सट्रैक्शन दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे, बड़ा कौन है यहाँ पे, बी बड़ा है, मैक्सिमम कौन है बी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टी बी माइनस टी ए हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा है उसमें से घटाना है हमको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम जी प्लस एम वी बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, माइनस क्या हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पे एम वी ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम जी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी क्या हो जाएगा 2mg प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यम आर कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पे वी बी स्क्वेयर माइनस वी ए का स्क्वेयर, राइट। तो हमें सब वेलोसिटीज पता है कहाँ कहाँ कितनी वेलोसिटी है, तो टी बी माइनस टी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2mg प्लस यम डिवाइडेड बाय आर, तो वी ए स्क्वेयर वी बी स्क्वेयर कितना है हमारे पास 5rg माइनस कितना है यहाँ पे rg। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2mg प्लस m डिवाइडेड बाय r इंटू 4rg, तो r गेट क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे कितना बचा 2mg प्लस यहाँ पे कितना बचा 4mg इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 6mg। तो टेंशन जो स्ट्रिंग में निकला TB माइनस TA वो भी हमने यहाँ पे अच्छे से निकाल लिया। होप सो कि आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। लेंदी बना इसलिए मैंने एक ही क्लास में बनाया पूरा। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है प्लीज सारे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स आपको देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक है, आपका बेसिक प्लेटफॉर्म अच्छे से तैयार करेगा ये। अगर बेसिक अच्छे से बन जाएगा आपका तो यू कैन गो फॉर हायर लेवल क्वेश्चंस इजीली। Thank you so much for watching this video. Stay tuned with the Initiation of Physics. Stay home, stay safe.